अच्छा जी, अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़ लिए ना, मैं उनको ज़रा आपको प्रैक्टिकली करके ना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर करके दिखाने लगा हूँ। ताकि इससे क्या होगा, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना परफॉर्म और खुद करेंगे इस तरह से देखने के बाद, तो आपके जो 90% कन्फ्यूजन अभी भी अगर आपको कोई फील हो रही है ना, तो वो खुद ही चली जाएगी। और जो बाकी की भी 10% है ना, वो जस्ट प्रैक्टिस ही गेम है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जाती जाएगी। तो हमने फॉर एग्जांपल बेसिकली पढ़ा था सबसे पहले, जो मैं टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा वो टॉपिक है वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स को मैंने बताया था, जब भी आपने बताना है तो आपने सबसे पहले उसकी डेटा टाइप बतानी है। डेटा टाइप मतलब कि उसके अंदर किस तरह का डेटा स्टोर करवाना है। तो मैंने फॉर एग्जांपल इंटीजर उसके अंदर स्टोर करवाना है। मैं वही मिसाल लेने लगा हूँ कि मैंने दो नंबरों को प्लस करवाना है, मैं एक प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं इस मिसाल को देखते हुए यहाँ पे अब एक प्रोग्राम लिखना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक लूँगा फर्स्ट वेरिएबल का डेटा टाइप, जिसका नाम मैंने रख दिया फर्स्ट नंबर। ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलन जो किसको शो कर रहा है कि लाइन एंड हो गई है। फिर वही बात, आप अगर रनिंग के दौरान कोई एरर आ रहा है, जब हम इसको रन करेंगे तब उस दौरान कोई एरर आता है, तो दो तीन बातें हैं जिनको मैं ऐसे ऐसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मेन बात कि आपने हर प्रोग्राम को रन करने से पहले यहाँ तो सेव कर लेना है, या सेटिंग्स के अंदर जाके सेव बिफोर रन की जो ऑप्शन है उसको चेक मार्क लगा के इनेबल कर देना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट नंबर डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। और इस फर्स्ट नंबर की मैं यहाँ पे अगर ये राइट नाउ क्या है डिक्लेयरिंग है, यहीं पे ना मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको बताना चाह रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट है कमेंट्स का। कमेंट्स क्या होते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ डबल स्लैश लिख के आप लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ फर्स्ट नंबर वेरिएबल डिक्लेयर्ड। तो अब आप जो भी डबल स्लैश लिख के आप कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, तो जो कंपाइलर है ना उसको इग्नोर कर देता है। इसको कहते हैं कमेंट्स। कि ये सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए होता है, आपकी देखने के लिए होता है कि आप जो लिख रहे हो चीज़, वो आप अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, अब जाहिर सी बात है 6 माह बाद आपका लेवल कुछ और होगा, तो आपको नहीं याद होगा आपने किस पर्सपेक्टिव को यूज़ करते हुए आपने इस प्रोग्राम को लिखा था या क्या पर्पस था। फॉर एग्जांपल अगर इस फर्स्ट नंबर को फिलहाल तो ये तो शो करा रहे हैं ना कि फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इसका नाम एक्स रख दूं, तो तब आपको किस समय चलेगा 6 माह बाद खोल के कि ये फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हम साथ साथ कोई ना कोई कमेंट्स बेसिकली साथ लगा सकते हैं, जो बेसिकली आप जब देखेंगे दोबारा कोड को, तो आपको पता लगता जाएगा साथ साथ कि आपने इधर क्या किया इधर क्या किया। ये बेसिकली आपकी सिर्फ मदद के लिए होते हैं। तो यहाँ पे कमेंट्स की भी दो टाइप्स होती हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, एक मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन मतलब कि सिर्फ एक लाइन के अंदर जो लिखा है वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा। अगर मैं इसको रन करूंगा ना, एक मिनट CLS कर दूं ताकि वो प्रीवियस एरर आपको ना नजर आए। तो आपके सामने कोई चीज़ एरर नहीं आया, सिंपली कंपाइल हो गया, कुछ भी एरर आपके सामने नहीं शो रहा। तो कंपाइलर इसको क्या कर देता है, बेसिकली कमेंट्स को इग्नोर करके सारी चीज़ों को करता है। और अगर मल्टीपल आपने लाइन से कमेंट डालने, तो आपने क्या करना है, स्टार स्टार कह रहा हूँ, आपने स्लैश लगानी है, फिर आपने स्टार लिखने। ठीक है। और ये ऑटो कंप्लीट हो गया था। और फिर जहाँ तक मर्जी आप मल्टी लाइन कर दें, मतलब जितनी लाइंस के बाद आपने कमेंट्स को ख़त्म करना है, आपने स्टार और स्लैश। ठीक है। स्टार्टिंग में स्लैश और स्टार, और एंडिंग में फिर स्टार और स्लैश जब आप लगा देंगे ना, तो इसके दरमियान आप जो भी चीज़ आप लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल हेलो, फिर हेलो सेकंड, तो ये कंपाइलर इग्नोर कर देगा। इसके लिए वो इसको इग्नोर करता है, सिर्फ आपके लिए है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको वापस सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे क्या किया है, ये जो अभी राइट नाउ मैंने आपके सामने किया था, ये एग्जांपल है डिक्लेरेशन की। ऐसे ही मैंने आपको बताया था डिक्लेरेशन। तो ये जो मिसाल है, ये मैंने क्या किया है, सिर्फ डिक्लेयर किया है फर्स्ट नंबर को, ऐसे ही है। और अगर मैंने अब इसकी वैल्यू बतानी है, तो मैं यहाँ पे यूँ कर सकता हूँ कि फर्स्ट नंबर वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू लगा के 5 लिख दो, या जो भी वैल्यू आप कराना चाह रहे हो। तो ये जो 5 है इक्वल टू, मैंने बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जो 5 है, हमें जहाँ पे भी इक्वल टू आ जाए राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। तो 5 जो है वो असाइन हो जाएगा किसके अंदर, इस वेरिएबल के नेम के अंदर। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज़ का और आपने बहुत ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर आप फर्स्ट नंबर को, आपने पहले नाम जो लिखा उसके अंदर सारे कैपिटल स्मॉल थे, लेकिन बाद में आपने जो वैल्यू साइन करते हैं तो कैपिटल एक बड़ा कर दिया, या इसका नहीं तो इस n को मैंने बड़ा कर दिया,
तो आप देख रहे हैं एक तो इंटेलिजेंस की वजह से वो रेड लाइन भी आने लग गई। तो ये क्या है कि गलत होता है, इसके अंदर आपने एक दफ़ा जो नेम रख दिया सेम एज इट इज़ वही नेम होना चाहिए, नहीं तो आपको जो है एरर शो हो जाएगा। आप उसको रन भी करेंगे ना तो आपके सामने एरर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसको एंड फर्स्ट नंबर रखा और इधर नंबर के अंदर एंड को कैपिटल करके मैं कर रहा हूँ स्टोर। तो अब मैं इसको रन करूँगा ना, और सबसे पहले तो मैंने इसको डी सिलेक्ट करके सारा रन करना है। तो मैं इसको सिलेक्शन को ख़त्म करूँगा, अब रन करूँगा। तो अब देखो आपके पास एरर दे रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है ना ये वाला कैपिटल एन वाला वो डिक्लेयर्ड ही नहीं है, वो आपने बताया ही नहीं है उसको पहले कंपाइलर को। लेकिन अगर मैं खाली एन करके अब इसको सी एल एस करके रन करूँगा तो देखो रन हो गया, मुझे कोई भी एरर नहीं दे रहा। इसी तरह एक तरीका ये है कि आप इसको मल्टीपल लाइंस के ऊपर पहले डिक्लेयर करो बाद में वैल्यू साइन कर दो। एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले उसको साथ ही इनिशियलाइज करवा दो। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड नंबर को एक साथ ही मतलब डिक्लेयर भी करूँगा और एक ही लाइन में इनिशियलाइज भी करा दूँ। तो सेकंड नंबर इसकी वैल्यू मैंने 10 रख दी। तो ये एक तरीका है कि आपने उसका नेम बताया, उसकी डेटा टाइप बताई और इक्वल टू लिख के उसकी वैल्यू बता दी। तो 10 जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो राइट टू लेफ्ट जब हम पढ़ेंगे तो 10 असाइन हो जाएगा किसके अंदर, सेकंड नंबर वेरिएबल के अंदर, और उसकी वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो ये दोनों मैंने आपको टाइप्स बता दी कि आप पहले डिक्लेयर करा के किस तरह से इनिशियलाइज करा सकते हो। ये किसकी मिसाल है, इनिशियलाइज, ठीक हो गया। और ये मिसाल है कि सिंगल लाइन के अंदर ये आपने अगर डायरेक्ट इनिशियलाइज कराना है वैल्यू को तो आप किसी भी वेरिएबल के अंदर किस तरह करा सकते हो, ठीक हो गया। अब इन दोनों को मैंने अगर आपस में प्लस करवाना है तो जाहिर सी बात है इन दोनों के रिजल्ट को प्लस करके मुझे कहीं पे स्टोर कराना होगा। तो उस तीसरे वेरिएबल का मुझे एक नया वेरिएबल चाहिए होगा, तो मैं उसका नाम रख देता हूँ सम। उसका नाम मैंने क्या रख दिया, सम। और उसके यहीं पे अगर मैं इनिशियलाइज़ करा दूँ तो मैं सम के अंदर बेसिकली क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं उन दोनों नंबर्स को ऐड करवाना चाह रहा हूँ। उन दोनों नंबर्स के नाम क्या थे, पहले वाले का नाम फर्स्ट नंबर था और दूसरे वाले का नाम क्या था, सेकंड नंबर था। और मैं दरमियान में क्या यूज़ कर दूंगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर जिसको हमने स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया था। और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर के लाइन ऑफ एंडिंग को शो हो रहा है। तो ज़्यादातर जो आपको एरर्स शो हो रहे होंगे ना स्टार्टिंग में, आप यहाँ तो कोई कैपिटल लेटर कर रहे हो या वेरिएबल का नेम पहले स्मॉल लिख के वो कर दिया, ये आ रहा होगा एरर। या यहाँ पे आपने अगर इंटीजर है तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5.5 लिख दोगे तो वो पॉइंट वैल्यू जाहिर सी बात इग्नोर कर देगा, रन तो होगा लेकिन इग्नोर कर देगा। और आप चाह रहे थे कि वो पॉइंट्स में क्यों नहीं आंसर दे रहा है, क्योंकि आपने डेटा टाइप के लिए इंट, अगर यहाँ पे फ्लॉट कर दोगे तो वो क्या कर देगा, उसको पॉइंट्स में कर देगा। मैं अभी करके भी दिखाता हूँ। इसी तरीके से फिर ये सेकंड नंबर है। और सेमी कॉलन्स के ज़्यादातर आप मिस कर रहे हो कि क्या एरर आ सकता है, या वेरिएबल्स के जो यहाँ पे भी नेम आप यूज़ कर रहे हो वो हमेशा सेम होने चाहिए। तो आप देख रहे हो जब मैं अगर वेरिएबल को सिलेक्ट भी कर रहा हूँ तो देख रहे हो जहाँ जहाँ वो सेम नाम से हो रहे हैं ना वो हाईलाइट भी होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये थर्ड वेरिएबल करते साथ ही मैंने क्या कहते हैं इसको इनिशियलाइज करा देता। आप ज़रूरी नहीं इस तरह कराओ, आप यूँ भी कर सकते हो। थर्ड वेरिएबल का नाम मैंने बताया और बाद में मैंने बताया कि मैं सम के अंदर क्या करवाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट नंबर और प्लस करना चाह रहा हूँ सेकेंड नंबर को। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को पढ़ने का क्या हम किस तरह पढ़ते हैं कि राइट से लेफ्ट। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को प्लस करो और बाद में जो भी वैल्यू बनेगी उसको असाइन कर दो किसके अंदर, सम एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या था, 5 था और 10 था, तो 5 + 10 15, 15 सम के अंदर असाइन हो जाएगा। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो नथिंग, कुछ भी मेरे पास सामने टर्मिनल पे शो नहीं हो रहा, ना मेरे पे एरर आ रहा है। लेकिन मुझे सम की वैल्यू भी तो डिस्प्ले करानी थी, तब वो किस मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कराऊंगा। तो हम उसी तरीके से सी आउट फंक्शन जो हमने पढ़ा था, किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो हम सी आउट कराना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं हम, सम की वैल्यू। तो सी आउट द वैल्यू ऑफ सम इज सम। अब मैं यहाँ पे क्यों जान के इस तरह लिख रहा हूँ ताकि समझा दूँ कि अब मैंने जो भी देखो सी आउट के अंदर क्या होता है कि आप जो भी चीज़ डबल कोट में लिखते हो ना वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। वो क्या होती है बेसिकली स्ट्रिंग मानी जाती है सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। स्ट्रिंग क्या होती है, डेटा टाइप होती है, उसको मैं स्लाइड्स के अंदर आपको बता चुका हूँ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप क्या कहते हो, स्ट्रिंग कहते हो। वो स्ट्रिंग एज इट इज़ की एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है, जो मर्जी आपने उसके अंदर डबल कोट के अंदर लिखा है। द वैल्यू ऑफ सम में सम लिखा था, वो एज इट इज़ आपको डिस्प्ले करा देगा। लेकिन हमने क्या करना था, हमें सम की वैल्यू चाहिए थी। तो इस सम को मैं डबल कोट के बाहर लिखूंगा, डबल एंगल ब्रैकेट्स लगा के, और विदाउट कोटेशन मार्क, विदाउट कोटेशन। अगर आपने किसी वेरिएबल को आपने उसकी वैल्यू को सामने लाना है, डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, तो विदाउट कोटेशन आपने उस वेरिएबल का क्या लिखना है, नेम लिखना है। अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो सॉरी मैंने इसको सिलेक्ट करके किया हुआ था, आपने विदाउट सिलेक्ट करके हमेशा प्रोग्राम को रन करना है सेव करके।
इसको मैं रन करूँगा तो द वैल्यू ऑफ सम इज़ 15। अगेन वही हम जो उसको कहेंगे उतना कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं स्पेस दे के अगर अब इसको रन करूँ CLS और इसको रन करूँ, द वैल्यू ऑफ सम इज़ 15। मैंने कंट्रोल ऑल्ट और एन बेसिकली शॉर्टकट की है कोड रनर की, तो उसको यूज़ करके कोड को डायरेक्ट रन कहता है विदाउट क्लिकिंग ऑन द बटन। तो द वैल्यू ऑफ सम इज़ आपके सामने क्या आ गया, 15 आ गया। तो ये बेसिकली था कि प्रैक्टिकली आप किस तरीके से फर्स्ट नंबर को डिक्लेयर कर सकते हो, इनिशियलाइज किस तरह कर सकते हैं, मतलब किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह कर सकते हैं, इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, फिर उनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करा के उसको किस तरह थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और वापस अगर हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना था स्क्रीन के अंदर, हम किस तरह करा सकते हैं। हम यहाँ पे इवन फर्स्ट नंबर की वैल्यू भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, हमें मसला नहीं होगा फर्स्ट नंबर। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक तो फंक्शन को मतलब कि जो कमांड है उसको लिखना किस तरह कि आपने सी आउट दो लेस देन की एंगल ब्रैकेट्स और विदाउट कोटेशन वेरिएबल करनी है, और फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर के एंड ऑफ लाइन को शो कर रहा है। मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर से घबराना नहीं है। ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे लाइन क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, एंड ऑफ द लाइन को बेसिकली शो करता है। अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये जो 5 स्टार्टिंग में आ रहा है ये देखो फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले उसकी वैल्यू से उसको एक स्ट्रिंग भी प्रिंट कराई थी ताकि पढ़ने में हमें आसानी हो कि ये वैल्यू किस चीज़ की है। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी करा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है आप एक ही लाइन में कराएं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सी आउट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर इज, ठीक है, और एंड ऑफ लाइन क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद सी आउट करा देता हूँ फर्स्ट नंबर। तो बात में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे हम एक ही लाइन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक ही लाइन के अंदर स्ट्रिंग भी प्रिंट करा रहे हैं और साथ उसकी वैल्यू यहाँ पे हम अलग अलग लाइंस में कर रहे हैं। तो वो बस यही है कि कम लिखना पड़े। अभी हम इसको देखेंगे कि अच्छा कोड में बुरे कोड में क्या फ़र्क होता है और इफ़ेक्टिव कोड किस तरीके से लिखा जा सकता है, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस जो तरीका आप अपना रहे हो वो सही मेथड होना चाहिए। अब इसको मैंने रन किया तो द वैल्यू फर्स्ट नंबर इज़ 5। देखो सी आउट कराया था, वैल्यू फर्स्ट नंबर इज़, उसके बाद स्पेस थी, स्पेस देके उसने फर्स्ट नंबर की वैल्यू 5 करा दी। उसके बाद जो कमांड उसको डिस्प्ले कराने की आ रही थी, ये जो जितने भी वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन है ये बैकएंड पे है, ये कंपाइलर बैकएंड पे कर रहा होता है। ये इसको जब तक हम उसको फ्रंट डिस्प्ले नहीं करवाएंगे वो नहीं करके लाएगा, ठीक है। तो फिर जब जहाँ पे डिस्प्ले कराने की बात या जो काम करने की हमें हमारे लिए था वो ये लाइन थी 21 पे, तो द वैल्यू ऑफ सम इज आ रहा है एज इट इज़ 15। जाहिर सी बात है, हमने उसे नहीं कहा था कि यहाँ पे या तो न्यू लाइन या स्पेस हो, तो उसने नहीं क्रिएट की। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते थे कि फर्स्ट नंबर की वैल्यू के बाद एक न्यू लाइन भी हैंडल मैनिपुलेटर के थ्रू हम क्रिएट कर सकते थे। तो देखो द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर इज़ 5 एंड द वैल्यू ऑफ सम इज़ 15, अलग अलग लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो आई होप सो आपको ये बेसिक सा छोटा सा दो नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम समझ आया होगा कि किस तरीके से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ किया। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं यही नहीं कि सिर्फ एक प्रोग्राम समझा दिया तो इससे आपकी बेसिक्स कवर हो जाएंगे। मैं मल्टीपल अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ जिससे आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। फॉर नाउ आप प्रैक्टिस के लिए अभी हमने प्लस की है, आप यहाँ पे इसको माइनस करके देखें दो नंबर्स को, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखें, या मैंने जिस तरह करा था कि आपने पॉइंट में करना है तो जस्ट विदाउट खुद ही से ज़रा इसको यहाँ पे फ्लॉट लिख के सॉल्व तो करें, चेक करें आपके पास आंसर आता है फ्लॉट पॉइंट के अंदर के नहीं आता स्क्रीन के ऊपर। तो मैं खुद भी कराऊंगा लेकिन फॉर नाउ आप ज़रा करके ट्राई करें। लास्ट टाइम हमने देख लिया था बेसिकली कि हम किस तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाते हैं, स्टोर करते हैं, और फिर उन पे हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करा के हम अगर उनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं जिस मर्ज़ी तरह का हो हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अब ये नहीं कि अगर मैंने एक दफ़ा बता दिए तो मैं दोबारा उस चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा, बातें वही हैं क्योंकि फंडामेंटल्स है ना, बेसिकली फंडामेंटल्स से ही आप यूज़ करके आप कोई थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाते हो। तो ये बार बार आपको दिख रही होंगी डिफरेंट जगहों पे पैटर्न्स के अंदर, आपको बार बार हम डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं बेसिकली डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इनपुट स्टेटमेंट का। अब उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं यूँ बताना चाहूँगा कि आपके सामने फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर की वैल्यू 5 और सेकंड नंबर की वैल्यू 10 और फिक्स्ड है। अब जब भी मैं इसको रन करूँगा तो बेसिकली आपका आंसर 15 आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता अनलेस आप यहाँ पे जाके वैल्यूज़ को चेंज करें। तो आपका आंसर
35 आ जाएगा। मतलब कि आपको यहाँ पे बार बार सोर्स कोड के अंदर बार बार चेंजिंग करनी पड़ेगी, लेकिन एज अ यूज़र आपको, जो यूज़र है उसके पास सोर्स फाइल नहीं मौजूद होगी, तो उसके पास सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल मौजूद होगी जो वो रन कर रहा होगा और उसके थ्रू काम कर रहा होगा जो भी आपने बनाया होगा बेसिकली। अब इससे जो बेहतर तरीका है वैल्यूज़ को कराने का वो है फिर इनपुट स्टेटमेंट। मतलब आप यूज़र से वैल्यू लेते हो, वो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाती है, और वो जब वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाती है तो बाद में आप उन पर ऑपरेशन या डिफरेंट जो भी आप चीज़ काम करवाना चाह रहे हो वो करवा सकते हो। इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि जहाँ पे ये मैं इनको असाइन कर रहा हूँ मैं इनको ख़त्म करूँगा और इन दोनों की वैल्यूज़ अब मैं यूज़र से लूँगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट स्टेटमेंट, जिसको सी प्लस प्लस के अंदर साइंटेक्स के अंदर करैक्टर इनपुट स्टेटमेंट कहा जाता है, और इसको हम डिनोट करते हैं बेसिकली सी इन से। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे सी इन फर्स्ट नंबर, और इससे पहले एक लाइन प्रिंट करा दूंगा, सी आउट एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक हो गया? अच्छा जी। अब इसको एक्सप्लेन मैं यूँ करता हूँ कि सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ और देखिएगा फिर क्या आता है। मैं इसको रन किया, वो मेरे से मांग रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, और बाद में मेरे से वैल्यू मांग रहा है। अभी काम किस तरह कर रहा है देखिएगा कि बेसिकली हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ये तो ऐसे ही है। मेन फंक्शन में आना है, आपने देखा एक वेरिएबल डिक्लेयर है, ठीक है ओके। सी आउट और है, सी आउट एंटर द फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लाइन आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद कमांड थी सी इन फर्स्ट नंबर के, आप बेसिकली कोई ना कोई वैल्यू एंटर करोगे जो किसके अंदर जाके स्टोर होगी, फर्स्ट नंबर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक हो गया? तो अगर अब मैं यहाँ पे कोई 5 एंटर करता हूँ, तो मैंने 5 डाला और द वैल्यू ऑफ सम इज़ 5 आ गया, क्यों? मैंने सेकंड नंबर के अंदर कुछ भी नहीं डाला, और बाय डिफ़ॉल्ट उसने फॉर नाउ 0 अज्यूम किया था। कभी बार कुछ और वैल्यूज़ को भी वो एज्यूम कर सकता है। इस तरीके के जो एरर्स होते हैं ना, बेसिकली एरर्स नहीं कि आपने कोई वैल्यू साइन नहीं की लेकिन ऑटोमेटिकली कोई और वैल्यू आपके पास आ रही है, तो इस तरह की वैल्यूज़ को आप गार्बेज वैल्यू भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपने एक नया कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड नंबर, इसी तरह मैं सेकंड नंबर की वैल्यू भी यूज़र से ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे सी आउट कराऊंगा एंटर द सेकंड नंबर, और फिर इसको सीन करवा लूँगा किसके अंदर, सेकंड नंबर के अंदर। इसको रन करूँगा तो देखो वो मेरे से फर्स्ट नंबर मांग रहा है, मैं इधर 5 एंटर करता हूँ, वो मेरे से सेकंड नंबर मांग रहा है, मैं 10 एंटर करता हूँ, द वैल्यू ऑफ सम इज़ 15, वो मुझे काम करके दिखा देगा। मतलब कि सीन की कमांड की लाइन की जब भी बारी आएगी, जब मैं वैल्यू डालता हूँ तो वो जो वेरिएबल का नाम लिखा होता है वो उस वेरिएबल के अंदर जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे इस कोड को हम अगर थोड़ा सा नीट करना चाहें ना, तो कुछ हैं बातें जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे देखो एक सेपरेट लाइंस के अंदर दोनों वेरिएबल्स के नाम को डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो मैं इसको एक ही लाइन के अंदर कर दूंगा। इससे हमारा जो कोड है वो क्लीन हो जाएगा और ज़रा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कोमा लगा के आप वेरिएबल्स के नाम को भी डिक्लेयर कर सकते हो, और अगर आप उनकी डेटा टाइप ना लिखें तो ये एज्यूम कर लिया जाता है, कंपाइलर समझ लेता है कि जो फर्स्ट डेटा टाइप ऑलरेडी बताई गई है वही उसकी भी डेटा टाइप है। ठीक हो गया? अब इसी तरीके से आप इंट सम को भी उसी लाइन के अंदर मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता था, और फिर मुझे यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं कर दूंगा तो मुझे एरर दे देगा। मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ कि ऑलरेडी मैं इसे डिक्लेयर कर चुका हूँ, मैं इसे दोबारा उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो अनक्वालिफाइड आईडी एट द एंड ऑफ द इनपुट, बेसिकली ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, एक सेकंड एरर आ जाएगा ये यहाँ पे कि री डिक्लेरेशन ऑफ इंट सम, कि आप उसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हो लेकिन दोबारा कर रहे हो। उसने जगह भी बता दी है कि वो यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर था, आप दोबारा उसे नहीं कर सकते। तो इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक हो गया? और ये ज़रा थोड़ा बेहतर हो गया। अब यहाँ पे बात आई थी मैं इधर सी आउट क्यों करवा रहा हूँ, ये मतलब फर्स्ट नंबर की वैल्यू लेने से पहले और सेकंड नंबर की वैल्यू लेने से पहले। तो देखो जब आप बेसिकली प्रोग्राम लिख रही हो ना, वो यूज़र के लिए लिख रहे हो। अब यूज़र जब उसे खोलेगा, यूज़र को तो नहीं ना पता कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर डालना है, यहाँ पे सेकंड नंबर, तो आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स लाइन उसको पहले बतानी पड़ेंगी कि आप ये काम अब करो। मतलब कि एंटर द फर्स्ट नंबर से क्या है, कोई एक नंबर पहले डालो ना, एंटर द सेकंड नंबर मतलब दूसरा नंबर डालो कोई, और फिर बाद में जो भी उसका काम होगा, पर्पज़ होगा प्रोग्राम को, वो करके दे देगा। मैं इसकी यहाँ पे एक और मिसाल देता हूँ कि आप जब अपना मोबाइल स्क्रीन को अनलॉक करते हैं, अनलॉक करने से पहले जब आप पैटर्न ड्रॉ करते हैं या पासकोड डालते हैं अपना, तो उसके ऊपर लिखा होता है द ड्रॉ पैटर्न और एंटर द पासकोड, तब जाके वो फिर आपका फ़ोन अनलॉक होता है। तो ये बेसिकली चीज़ें होती हैं यूज़र के बेसिकली एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए की जाती हैं। तो यहाँ पे आपका जो इनपुट स्टेटमेंट है वो भी आपका क्लियर हो जाता है।
उसके बाद अब मैं कुछ प्रैक्टिस मटेरियल बेसिकली करवाना चाहूँगा, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है उसमें मेन चीज़ प्रैक्टिस होती है। कुछ सवाल जो है मैं अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा, कुछ मैं एक फ़ाइल डिस्क्रिप्शन में क्या कहते हैं अटैच कर दूंगा, जो आप ओपन कर सकते हैं या डाउनलोड करके उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप ही की मदद करेगा। अच्छा जी। सबसे पहले राइट अ सी प्लस प्लस स्टेटमेंट दैट अकम्प्लिश द फॉलोइंग, जो ये काम कर रहा हो। फॉर एग्जांपल डिक्लेयर इंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, इनिशियलाइज एक्स टू 25 एंड वाई टू 18। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने दो वेरिएबल्स बनाने हैं इंटीजर डेटा टाइप के, उनको डिक्लेयर करना है, बाद में उनको 25 और 18 पे रिस्पेक्टिवली हम उनको इनिशियलाइज कर देंगे। तो करके देखते हैं। हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एक इंट एक्स और एक वाई। मैंने आपको बताया था अगर आप दूसरे की डेटा टाइप नहीं बताते तो जो प्रीवियस की डेटा टाइप थी वो ऑलरेडी उसके साथ बेसिकली एसोसिएट हो जाती है, कंपाइलर एज्यूम कर लेते हैं। एक तरीका है मैथ लिखने का, अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल सेम डेटा टाइप के करवाने होते हैं डिक्लेयर। उसके बाद जो क्या कहते हैं बेसिकली था सवाल, उसके अंदर था कि आपने एक्स को 25 वैल्यू पे इनिशियलाइज कराना और वाई को 18 पे। तो x इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख दूंगा 18 और y इक्वल्स टू, सॉरी मैंने उलट कर दिया है, 25 एंड y इज इक्वल टू 18। तो ये बेसिकली आपका एक पहला क्वेश्चन था और ये मतलब कि ख़त्म हो गया। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन सेम है, उसके अंदर आपने डेटा टाइप डबल यूज़ करनी है, इसको आपने ज़रा खुद करना है, बाद में वैल्यूज़ को भी प्रिंट कराए, मैं वो डिस्प्ले नहीं करवा रहा, आप करा के देखें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने क्या करना है, दो वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं, उनकी वैल्यूज़ को स्वैप करना है, जो भी उनके कंटेंट्स हैं मतलब के वैल्यूज़ हैं उनको स्वैप करना है। आगे आपको एक हिंट दे दिए कि आप एडिशनल वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं क्या चाह रहा हूँ, अच्छा इससे सवाल करने से पहले ना मैं एक चीज़ यूँ भी बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 25 यहीं पे और वाई की वैल्यू 18 यहीं पे मैंने बता दी है। अब अगर मैं यूँ लिख दूँ ना x इक्वल टू वाई, तो इससे क्या मुराद होगा, मैंने आपको बताया था तो ये इक्वल है, ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसको आप हमेशा राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है जो भी y की वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी किसके अंदर जाके, x के अंदर जाके। तो राइट नाउ जो x की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी किस पे, 18 हो जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू क्या थी 18। तो जो 25 थी वो ओवरराइट होके क्या हो जाएगी, न्यू वैल्यू 18 हो जाएगी। अब अगर मैं इसको करा के दिखाऊँ, सी आउट द वैल्यू ऑफ x इज, तो यहाँ पे मैं आपको x आ जाएगा और फिर बस स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो एंड ऑफ लाइन को मेरी शो कर रहे, और इसको अगर मैं रन करूँ तो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 18, तो वो ओवरराइट हो चुकी है। ठीक है। तो अब बेसिकली एक ये चीज़ है कि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को स्वैप करवाना है, मतलब कि y की वैल्यू 18 है तो वो x की वैल्यू बन जाए और x की वैल्यू जो 25 है वो y की वैल्यू बन जाए। अब अगर मैं यूँ लिख दूँ x इक्वल टू वाई, जिस तरह लिखा हुआ था ऑलरेडी, तो y की वैल्यू तो x में चली गई है ऐसे ही है, लेकिन x की वैल्यू जो 25 थी वो भी ओवरराइट होगी, आप उसको वापस अब y की वैल्यू के अंदर नहीं कर सकते। तो अब इस मसले को किस तरीके से हल किया जाए, इसका बड़ा सिंपल तरीका है। तो इसकी मिसाल मैं दे के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। फॉर एग्जांपल आप फ़र्ज़ करें आपके पास दो ग्लास हैं, एक ग्लास के अंदर दूध है, एक ग्लास के अंदर पानी है। तो आपने दूध वाले ग्लास को खाली करके पानी वाले ग्लास के अंदर डाल लें और पानी को दूध वाले ग्लास में डाल लें। तो अब किस तरह किया जा सकता है, तो एक तरीका जो मेन आपके सामने आता है वो ये कि आप कोई तीसरा ग्लास लें, दूध वाला ग्लास पकड़ के उस तीसरे ग्लास में डाल दें और पानी वाला ग्लास जो है फिर पहले ग्लास में डाल दें और तीसरे ग्लास को वापस आप पानी वाले ग्लास में डाल दें। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन अब इसको आप ज़रा थोड़ा दोबारा सुनेंगे या अभी इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक नया थर्ड वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसको मैं टेम्परेरी कहूँगा, कि उस टेम्परेरी तौर पे मैं एक वैल्यू जो है उसके अंदर भी स्टोर करा दूँगा। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो x की वैल्यू है मैं उस टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर डाल दूंगा। ठीक है। x की वैल्यू 25 किसके अंदर चली गई है, टेम्परेरी के अंदर। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं y की वैल्यू को x के अंदर डाल दूंगा। अब x की वैल्यू चेंज हो गई, ओवरराइट हो चुकी है किस पे, 18 पे। और फिर मैं टेम्परेरी की जो वैल्यू है उसको किसके अंदर डाल दूंगा, y के अंदर। तो y इक्वल्स टू टेम्परेरी की जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी किसमें, मैंने आपको बताया असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा आपने राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। तो x वैल्यूज हैज़ बीन असाइंड टू 25, देन इसी तरह y की वैल्यू x पे और जो टेम्परेरी के अंदर हमने स्टोर कराई थी वो y के अंदर।
तो इस तरीके से आप थर्ड वेरिएबल को बेसिकली यूज़ करके आप किसी भी दो वेरिएबल थे, इसी तरह मल्टीपल वेरिएबल्स की आप जो कंटेंट्स है उनको आप क्या कहते हैं एडिशनल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके आप स्वैप कर सकते हैं। अब इसको मैं रन करूँ अगर, तो क्योंकि मैंने सी आउट कुछ भी नहीं कराया डिस्प्ले, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं दे रहा, तो मैं सी आउट करा लूँ द वैल्यू ऑफ एक्स इज, यहाँ पे मैं कहूँगा एक्स की वैल्यू, और फिर एंडल न्यू लाइन को क्रिएट करूँगा, फिर सी आउट द वैल्यू ऑफ वाई इज, और फिर यहाँ पे y की वैल्यू आ गई और एंडल न्यू लाइन क्रिएट हो रही है। तो अब इसको अगर मैं रन करूँ, एक तरीका रन करने का ये भी है कि आप जी प्लस प्लस और अपनी फाइल का नाम विच इज़ प्रोग्राम डॉट सी पी पी लिखें, तो इससे आप कंपाइल करेंगे और बाद में आप अपनी प्रोग्राम की जो ये ए डॉट ई एक्स फाइल नहीं बनी है बेसिकली इसको अगर लिखें तो और एंटर करेंगे तो आपके पास जो प्रोग्राम है वो भी रन हो जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तब बेसिकली बनती हैं जब आप टेम्परेरी फाइल के नाम से जो शो हो रही थी, बेसिकली जब आप कोई सिलेक्ट करके रन करते हैं ना कोड रनर से, तो वो टेम्परेरी फाइल बन जाती है एक। हमें वो नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दी। जो प्रोग्राम डॉट सी पी पी थी वो कोड रनर बेसिकली बनाता है जब आप कोड रनर के थ्रू रन करते हैं किसी भी प्रोग्राम को। अच्छा जी, उसके बाद आपके सामने ये देख रहे हैं एक्स के अंदर 25 थी, वाई के अंदर 18 थी। तो वाई की वैल्यू जो एक्स की वैल्यू जो 25 थी वो वाई में चली गई, और जो वाई की वैल्यू 18 थी वो एक्स में आ गई। अब इस काम को और बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इन वैल्यूज़ को यूज़र से ले सकते हैं। तो ये काम मैं आपको छोड़ रहा हूँ कि आपने यूज़र से लेनी है और उनको बाद में स्वैप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वैसे ही आपका चेक करने के लिए आपने जो अभी तक पढ़ा है कि इधर आपको वो चीज़ें समझ आई हैं कि नहीं आई, हम उनको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। मैं इस तरह के कुछ एक्सरसाइजेज एग्जांपल्स साथ शेयर भी कर दूंगा आपके। तो हमने देखना है ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमने चेक करना है ये इधर करेक्ट है या गलत है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है सी आउट, फिर उसका सिंबल है लेस देन के दो एंगल ब्रैकेट्स, और फिर कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है दोबारा एंगल ब्रैकेट्स और एंडल है। तो ये वैलिड स्टेटमेंट है, एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी है, तो ये क्या है, करेक्ट है सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है वो कहता है सी आउट हेलो, यहाँ तक सही लिखा है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद दोबारा डबल एंगल ब्रैकेट्स और आप कोई लाइन प्रिंट कराना चाह रहे हो, ये लाइन गलत है। क्यों? आपने यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। स्टेटमेंट टर्मिनेटर शो करता है ये एंड ऑफ लाइन है, क्योंकि ये एंड ऑफ लाइन है तो इसके बाद आपने अगर दोबारा कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो आपको दोबारा सी आउट लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो ये जो बेसिकली स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। उसके बाद इसी तरीके से जो थर्ड वन है वो सी आउट हेलो और डबल एंगल ब्रैकेट्स देयर, ये करेक्ट ज़रूर है लेकिन फॉर्मेट गलत है कि आप नेक्स्ट लाइन पे उस बात को लिख रहे हो। इसको हम करके भी देख लेते हैं ज़रा, कि मैं गया अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे मैंने लिखा सी आउट हेलो, और फिर नेक्स्ट लाइन पे मैं लिख रहा हूँ, और इधर मैं करा देता हूँ सेकंड हेलो, कुछ भी मैं करा रहा हूँ ना, ठीक है। और फिर एंडल और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब इसको मैं रन अगर करूँ तो वो रन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो लाइंस हैं वो आपस में कनेक्टेड थी और स्टेटमेंट टर्मिनेटर शो कर रहा है कि यहाँ पे जाके ये लाइन एंड हो रही है, साइंटेक्स भी सही जा रहा है, लेकिन ये फॉर्मेट नहीं है, सही तरीका लिखने का अंदाज नहीं है ये, ठीक है। तो है वैसे ये स्टेटमेंट करेक्ट। अच्छा जी, लास्ट स्टेटमेंट है डी स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट है। ये क्यों इनकरेक्ट है? बेसिकली आपको पता है जो भी चीज़ आप प्रिंट कराते हैं उसको आप हमेशा डबल कोट में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो कोटेशंस थी वो सिंगल कोटेशंस थी, तो सिंगल कोटेशन में आप कुछ भी प्रिंट नहीं करा सकते, डबल कोटेशन हमेशा यूज़ होती हैं, तो ये लाइन इनकरेक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बेसिकली अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग प्रोग्राम है सिंटैक्स एरर, आपने उनको करेक्ट करने। ऑन ईच सक्सेसिव लाइन अज्यूम दैट एनी प्रीसीडिंग एरर हैज़ बीन करेक्टेड, और आप हर लाइन पे जब जाते जाएं तो आपने जो पहली लाइन पे अगर कोई एरर था तो उसको सही कर लिया होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं सबसे पहले तो मेन जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये हेडर फाइल का जो नेम है वो गलत है। आईओ स्ट्रीम के दरमियान में कोई भी डैश नहीं आता, तो वो आपकी ये स्टार्टिंग की लाइन ही गलत है। उसके बाद कांस्टेंट एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, उसकी डेटा टाइप इंट है, नेम सही है, और वैल्यू साइन हो गई है और स्टेटमेंट टर्मिनेटर है।
अच्छा, अब बेसिकली स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड ऑफ लाइन को शो कर रहा है, मतलब उसके बाद जो भी आ रहा है वो नेक्स्ट लाइन है। लेकिन जो नेक्स्ट लाइन है उसको उन्होंने डिक्लेयर, अब यहाँ पे दो मिस्टेक्स हैं। आपने एक दफ़ा बता दिया कि कांस्टेंट है वेरिएबल, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन वो किस तरह का अपने अंदर डेटा रख रहा है उसकी डेटा टाइप नहीं आपने बताई। जिस तरह इधर आप जो नंबर स्टोर कर रहे थे वो इंटीजर था, और वो आपने बताया है यहाँ पे कोमा नहीं आएगा, यहाँ पे ये जो कोमा है ये गलत है, आप कोमा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे कोमा नहीं आएगा। अच्छा जी, तो इधर फिर अब आप देखें जो पे रेट है उसकी ना ही तो हमें डेटा टाइप बताई गई है, और जो इसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा है वो तो ठीक है, डबल है, मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट का। तो यहाँ पे यहाँ तो आप डेटा टाइप लिखेंगे फ्लॉट, यहाँ तो आप लिखेंगे डबल। एक तो ये बात होगी। दूसरा जो एरर यहाँ पे है बेसिकली डेटा टाइप के अलावा, वो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर के सेकंड लाइन की जो बेसिकली एंड ऑफ लाइन है उसको आपने यहाँ पे शो नहीं करवाया, तो ये एक एरर था, ठीक हो गया। फिर इसी तरह जो एक अच्छे प्रोग्रामर की एक ही बात याद रखिएगा, जो निशानी होती है ना वो ये होती है कि आप एरर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं इजीली। आप जब प्रोफेशनली प्रोग्राम्स को लिखना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि 25-30% आप टाइम अपना लिखते हुए गुजारते हैं, 70% आप जो है डिबगिंग पे गुजारते हैं, या एरर्स को रिजॉल्व करने पे गुजारते हैं, या लॉजिक बिल्डिंग पे आप ज़्यादा गुजारते हैं। उसके बाद दोबारा यहाँ पे एरर आया हुआ है कि आप हमेशा जब भी फंक्शन स्टार्ट करते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं, तो आप सबसे पहले इंटर लिखते हैं, बाद में फंक्शन का नाम होता है, फिर कर्ली ब्रेसेस आती हैं। तो ये जो तरीका है लिखने का ये गलत है। उसके बाद यहाँ पे तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं, एक इंटीजर के दो हैं और एक डबल का, ये करेक्ट मेथड है। बेसिकली ये एक लाइन है, और ये चीज़ नेक्स्ट लाइन में आनी थी, उसने पहले ही लिख दी है। तो कंपाइलर को बेसिकली स्टेटमेंट टर्मिनेटर से ताल्लुक है, उसने देखा स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया, मतलब एक लाइन खत्म हो गई। अब आगे जो भी लिखा जाएगा वो एक सेकंड लाइन के तौर पे काउंट होगा बेसिकली। तो हमने बेसिकली साइंटेक्स को देखना है, तो इंटीजर है, वेरिएबल्स के नाम सही तरीके से लिखे हुए हैं, सही तरीके से लिखे हुए हैं, और कॉमा भी आ रहा है दरमियान में, स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी आ रही है, तो ये लाइन करेक्ट है। उसके बाद डबल और एक वेरिएबल क्रिएट हुआ हुआ है और स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, तो ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे मिस्टेक आ गई है कि डबल आपने पेचेक के नाम से एक वेरिएबल तो क्रिएट कर लिया, डिक्लेयर कर दिया, लेकिन स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाइन ऑफ एंड को नहीं शो किया, तो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर की मिस्टेक आ रही है। फिर एक वेरिएबल इक्वल टू 88 है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है, और क्योंकि ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है इसीलिए आप इसको इनिशियलाइज बाद में करा सकते हो। इसी तरह प्रोजेक्ट स्कोर जो है वो भी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था, तो आप उसको इनिशियलाइज करवा सकते हो। बाद में आप जस्ट जो टेस्ट स्कोर की वैल्यू है उसको आप डिस्प्ले करा रहे हो, तो टेस्ट स्कोर यहाँ पे ये सही है फॉर्मेट। उसके बाद डबल एंगल ब्रैकेट्स कोटेशन, मतलब आप एक स्पेस प्रिंट करा रहे हो, दोबारा डबल एंगल ब्रैकेट्स, और प्रोजेक्ट स्कोर की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी, और एंटर। तो ये सही था लास्ट लाइन, और इस तरीके से बेसिकली आप डिबगिंग करते हो किसी भी प्रोग्राम की। मैं इस तरह डिबग कुछ साइंटेक्स एरर के साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं वो भी मेंशन्ड होंगे, ताकि आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सको। और ये किस तरह चेक किया जाए कि आपने आइदर जो प्रोग्राम बाद में उसको सही किया वो सही हो गया कि नहीं, आप इसको कॉपी पेस्ट करके अपने आईडीई के अंदर, विजुअल स्टूडियो के अंदर पेस्ट करो, और रन करके देखो चलता है, और अगर नहीं चलता तो उस एरर को फिर रिजॉल्व करो, ठीक है। और देखो कि क्या एरर वहाँ पे फिर भी रह रहा है, मैं सोल्यूशन भी साथ शेयर कर दूंगा अगर पॉसिबल हुआ, ठीक हो गया। अब कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मैं लिखने लगा हूँ, प्रोग्राम्स को हम करेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम जो सी प्लस प्लस के अंदर है कि कह रहा है राइट अ सी प्लस प्लस स्टेटमेंट दैट अपडेट्स अ वैल्यू ऑफ न्यू नम, कोई वेरिएबल का नाम है, बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ नेम्ड कांस्टेंट सीक्रेट। कि आपने एक आपने वैल्यू ऐड कर दी उसके अंदर, और उसका जो वेरिएबल का नाम होगा जिसकी आप ऐड कर रहे होगे वो कांस्टेंट होगा सीक्रेट के नाम से, और वो वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब कि फिक्स होगी। वो आपने न्यू नंबर के अंदर ऐड करनी है और उसकी वैल्यू को अपडेट करना है। देन राइट अ सी प्लस प्लस स्टेटमेंट दैट्स आउटपुट द वैल्यू ऑफ न्यू नम विद एन अप्रोप्रिएट मैसेज। और फिर आपने उस वैल्यू को, जो अपडेटेड वैल्यू है, उसको आपने डिस्प्ले करवाना है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले आपने जो है बेसिकली, मैं क्वेश्चन देख लूँ कि इसको मैं यूँ कर लेता हूँ कि एक न्यू नम वेरिएबल है और एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हम उसके अंदर हमेशा ऐड करेंगे। तो मैं कांस्टेंट इंट सीक्रेट के नाम से उन्होंने बोला था इसको रखना है, और इसके अंदर वैल्यू मैं 5 रख देता हूँ, ठीक हो गया। और जो न्यू नम की वैल्यू है मैं वो यूज़र से लेता हूँ,
ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी, सी इन की भी और सी आउट की भी, मतलब इनपुट एंड आउटपुट दोनों की हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं सी आउट एंटर द वैल्यू और न्यू, यहाँ सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर द वैल्यू, और फिर सीन करा देता हूँ उसको किसके अंदर, न्यू नम के अंदर। ओके, और बाद में मैं क्या करता हूँ, न्यू नम के अंदर सीक्रेट की वैल्यू प्लस कर देता हूँ न्यू नम की ऑलरेडी जो मौजूद वैल्यू है, और बाद में मैं फिर सी आउट कर देता हूँ द अपडेटेड वैल्यू ऑफ न्यू नम इज न्यू नम एंडल और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को समझाता हूँ, आपने घबराना नहीं है अगर आपको कुछ बातें नहीं समझ आ रही, मैं लाइन बाय लाइन पूरे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं इधर क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया न्यू नम, ठीक हो गया। फिर मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डेटा टाइप इंटीजर थी और उसकी वैल्यू फिक्स कर दी विच इज़ 5। अब इसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, अगर आप इसको करोगे ना सीक्रेट इक्वल टू 10, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में लिखोगे और ओवरराइड करना चाहोगे, अपडेट करना चाहोगे, तो वो एरर दे देगा। क्यों? हाँ, आपने उसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। फिर मैं क्या करूँ, अब जाहिर सी बात है जिसके न्यू नम की वैल्यू मैं यूज़र से मांग रहा हूँ और फिर उसको अपडेट करके शो कराऊंगा। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट लाइन लिखी कि एंटर करो वैल्यू, और वो किसके अंदर चली जाएगी, न्यू नम के अंदर चली जाएगी। ओके, अब यहाँ पे आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है कि मैं न्यू नम के अंदर ही कुछ ऐड वगैरह कर रहा हूँ, मैं थर्ड वेरिएबल को यूज़ नहीं कर रहा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि आपने इसको एज इक्वल नहीं पढ़ना, आपने मुझे राइट टू लेफ्ट पढ़ना है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे कि आपने सीक्रेट की वैल्यू, सीक्रेट वेरिएबल की जो वैल्यू है 5, प्लस की न्यूनम की वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की होगी, और प्लस करके जो भी रिजल्ट होगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, वो न्यूनम के अंदर अपडेट हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी जो उसकी पुरानी वैल्यू थी। बाद में मैं जस्ट एक ये लाइन डिस्प्ले कराई, साथ जो अपडेटेड वैल्यू थी उसको बेसिकली डिस्प्ले कर रहा हूँ। और ये एक अप्रोप्रिएट मैसेज है ताकि जब भी आप फाइनल मैसेज है वो पता तो चले कि ये वैल्यू क्या है, ताकि हमें पता चल सके, ठीक है। मैं इसको अब रन करता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ से वो मेरे से एक वैल्यू मांग रहा है, मैं 10 एंटर करता हूँ और वो अपडेट करके मुझे बता रहा है वैल्यू 15। अच्छा, अब यहाँ पे ना इस एक्सप्रेशन को लिखने का एक और तरीका है। ये सिंपल एक्सप्रेशन है कि आप किसी दो वैल्यूज़ को प्लस करो और उसी वैल्यू के अंदर आपने जमा करा दिए। तो इसका एक और तरीका है कि आप जब सेम वैल्यू के प्लस करके उसी के अंदर स्टोर करा रहे होते हो, तो आप इसको लिखने के बजाय इस तरह लिख दो। यहाँ पे प्लस का सिंबल बेसिकली आ जाएगा, न्यू नम प्लस इक्वल टू सीक्रेट। इसका ये मतलब होता है कि न्यू नम के अंदर आप सीक्रेट की वैल्यू को प्लस करो और बाद में न्यू नम के अंदर ही उसका साइन कर दो। तो ये लाइन और ये वाली लाइन, न्यू नम इक्वल टू न्यू नम प्लस सीक्रेट, ये वाली लाइन बराबर है। ये क्योंकि कमेंटेड है तो ये कंपाइलर इग्नोर कर देगा। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये एक शॉर्ट बेसिकली वे होता है लिखने का, जो आपको इजी लगता है आप करो। आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही आदत हो जाएगी जब आप इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे लिखते हुए। ठीक हो गया। अब इसको अगर मैं रन करके दिखा दूँ न्यू मेथड से भी, तो ये रन होगा। तो ये मेरे से वैल्यू मांग रहा है, मैंने 10 एंटर करता हूँ तो दोबारा मेरे पास आंसर क्या आ गया है, 15 आ गया। ओके, second question is write C++ statement that prompt the user to enter person's last name and store the last name into the variable name। कि आपने यूज़र से उसका पर्सन का लास्ट नेम पूछना है और उसको एक वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर करा देना, और इधर एडिशनली आप, मैं ऐड कर देता हूँ उसको बाद में डिस्प्ले भी करवाने। तो करते हैं। अब क्योंकि यूज़र का नेम है, लास्ट नेम है, तो नेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसके लिए फिर हम जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे वो स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करूँगा कि जो डेटा स्टोर होगा वो स्ट्रिंग है, और वेरिएबल का नाम मैं नेम रख देता हूँ, ठीक है। फिर मैं प्रॉम्प्ट लाइन लिखूँगा यहाँ पे एंटर द लास्ट नेम, तो वो अपना यहाँ पे लास्ट नेम एंटर करे। मैं यहाँ पे कॉलन और स्पेस आके अच्छा लगे, बाद में सीन और उसको इनपुट करा दूंगा किसके अंदर, वेरिएबल नेम के अंदर।
बाद में जैसे उसको डिस्प्ले करवा दें आप स्क्रीन पे। द लास्ट नेम ऑफ यूजर इज लास्ट नेम, ठीक है, नहीं सॉरी, वेरिएबल का नेम क्या है, नेम है। तो इसको मैं अब रन करता हूँ, CLS और Ctrl+Alt+N। अब यहाँ पे वो मेरे से नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जॉन। तो द लास्ट नेम ऑफ यूज़र इज़ जॉन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का भी थोड़ा सा एक दफ़ा करके दिखा दिए। थर्ड वेरी प्रोग्राम है ये, बड़ा ही इजी प्रोग्राम है। अगर आपको एवरेज का पता है, एवरेज किस तरह लेते हैं बेसिकली आप, ये पहले मैं स्टेटमेंट समझा देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू एंटर 5 टेस्ट स्कोर्स एंड देन प्रिंट्स द एवरेज टेस्ट स्कोर। कि आपने उस यूज़र से उसके कोई से 5 टेस्ट के नंबर लेने हैं और उनका एवरेज प्रिंट कराने। तो और आगे लिखा हुआ एज्यूम कर लो कि जो टेस्ट स्कोर्स हैं वो डेसिमल नंबर्स के अंदर, मतलब पॉइंट्स में आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो आप सबसे पहले तो इसको खुद बनाने की कोशिश करो, अगर नहीं बनता तो फिर आप इसका सोल्यूशन आओ देखो। हिंट में कुछ दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं, तो आपने जो डेटा टाइप यूज़ करनी है वो यहाँ तो डबल यूज़ करनी है या तो फ्लॉट यूज़ करनी है दोनों। वो डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए बस प्रिसीजन का फ़र्क होता है कि कुछ ज़्यादा नंबर्स प्रिसाइजली स्टोर कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो एक तो ये हो गया डेटा टाइप का। दूसरा एवरेज जब आप फाइंड करते हो तो बेसिकली जितने टेस्ट स्कोर्स हैं आप उतने ही नंबर ऑफ बेसिकली टेस्ट स्कोर से डिवाइड कर देते हो। फॉर एग्जांपल अगर 2 टेस्ट का आप ले रहे हो एवरेज, तो 2 टेस्ट के जो बेसिकली स्कोर्स हैं उनको आपने ऐडअप करने और 2 पे डिवाइड कर देना। अगर 5 हैं तो 5 टेस्ट स्कोर्स को आपस में ऐडअप करना है और 5 पे डिवाइड कर देना। अब इसको मैं करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्योंकि 5 टेस्ट स्कोर्स हैं तो मैं 5 टेस्ट स्कोर्स बेसिकली उनके पहले तो डिक्लेयर करता हूँ, क्योंकि डेसिमल नंबर हैं तो मैं इनको फ्लॉट में रख रहा हूँ। फ्लॉट टेस्ट स्कोर 1, टेस्ट स्कोर 2, टेस्ट स्कोर 3, टेस्ट स्कोर 4 एंड टेस्ट स्कोर 5। और इनका रिजल्ट बेसिकली एक वेरिएबल मैंने बनाया है जो उसका रिजल्ट को बेसिकली स्टोर कर रहा होगा। अब इसका आप सबसे पहले तो वैल्यूज ले लें यूजर से। मैं सी आउट कराता हूँ, एंटर द टेस्ट स्कोर ऑफ टेस्ट 1, ठीक हो गया। और फिर यूँ, और इसको सीन करा लूँगा किसके अंदर, टेस्ट स्कोर 1 के अंदर। फिर इसी तरह इन लाइंस को बेसिकली मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा, फिर यहाँ पे 3 कर दूंगा, और फिर यहाँ पे 4, और लास्ट में सी आउट वापस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं 5th टेस्ट स्कोर को बेसिकली यूज़र से ले रहा हूँ। अब यहाँ पे ये राइट नाउ आपको लग रहा है कि हम रिपीट कर रहे हैं कोड को, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बुरा कि हम वाई वी आर रिपीटिंग समथिंग बार बार। तो बेसिकली सेम चीज़ें हैं ना, तो ये चीज़ प्रैक्टिस को बुरा माना जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। हम ऐसा ऐसा जब आगे जाएंगे तो हम देखेंगे हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम को बेहतर लिख सकते हैं, और ये जो रिडंडेंसी हैं इनको किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेम नाम से हम 5 वेरिएबल डिक्लेयर करें हैं, इसका भी एक तरीका है, वो ऐसा ऐसा हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा जी, यूज़र से ले लेने के बाद उसके बाद हम इनका रिज़ल्ट कैलकुलेट करेंगे, जो रिज़ल्ट के अंदर स्टोर कराएंगे किस तरीके से। आपने टेस्ट स्कोर 1 को प्लस कर देना है टेस्ट स्कोर 2 प्लस टेस्ट स्कोर 3 और प्लस टेस्ट स्कोर 4 प्लस टेस्ट स्कोर 5 एंड देन डिवाइड कर देना 5 पे। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, सी आउट करा लेता हूँ रिज़ल्ट को। द रिज़ल्ट यहाँ पे कहता हूँ द एवरेज टेस्ट स्कोर इज रिजल्ट, और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अच्छा जी, अब इसको यहाँ पे ये सारी बातें तो आपको समझ आ गई। मैं जस्ट उसे प्रॉम्प्ट लाइन करके उसकी वैल्यू यूज़र से ले लेता हूँ, और यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है कि आप 5 की 5 वैल्यूज़ को प्लस करो और बाद में 5 करो। यहाँ पे एक एरर है प्रोग्राम के अंदर,
जिसको हम अभी करेंगे। यहाँ पे एक सबसे पहले तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग था और रेड लाइन आ गई थी उस वजह से यहाँ पे। तो एक ये एरर था, वो तो रिजॉल्व हो गया। अब एक लॉजिकल एरर है, उसको हम अभी इसको रन करता हूँ ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको रन किया, मैंने ऑलरेडी सेव बिफोर रन चेक मार्क किया हुआ है, तो वो हर बार मेरी फाइल को खुद ब खुद ही पहले सेव करता है और बाद में रन करता है। और अगर आपको कोई एरर आता है रन करते तो एक दफ़ा फाइल को सेव करके रन कर लीजिएगा। अच्छा जी, एंटर द स्कोर ऑफ टेस्ट वन मैं डालता हूँ 20। मैं फोर नाउ इंटीजर्स भी कर रहा हूँ, फिर इसको भी 20, इसको भी 20, इसको भी 20 और इसको भी 20। द एवरेज टेस्ट स्कोर इज़ 84। लेकिन अगर मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाऊं, 20 + 20 + 20 + 20 + 20 और इसको डिवाइड करूं किस पे, 5 पे, तो एवरेज जो आ रहा है टेस्ट स्कोर वो 20 ही आ रहा है। लेकिन मेरा यहाँ पे आंसर 84 आ रहा है, मतलब कि गलत है। लॉजिकल एरर आ रहा है। वो क्या लॉजिकल एरर आ रहा है, वो बेसिकली ऑपरेटर प्रेसिडेंस का एरर आ रहा है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग वो क्या करे, टेस्ट स्कोर 5 की वैल्यू को 5 पे डिवाइड करे। 20 को 5 पे डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आया, 4 आया। और फिर बाकी के अंदर प्लस करी जाए, क्योंकि प्लस की ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिवाइड के हिसाब से नीचे ही है, तो वो हमेशा पहले डिवीजन करेगा बाद में एडिशन करेगा। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स का बेसिकली यूज़ करेंगे और ब्रैकेट्स में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा। तो ब्रैकेट्स क्या कहेगी, पहले इसको करो बाद में डिवाइड करो 5 से। अब मैं अगर रन करूँगा और इधर वैल्यूज़ को इनपुट करूँगा तो 20 20 20 20 20, तो एवरेज जो टेस्ट स्कोर आ गया वो भी क्या आ गया, 20 आ गया। अब सही है। अब मैं अगर इसको फ्लॉट वैल्यूज़ के अंदर करूँ तो तब भी वो सही आएगा, 45.23 और फिर इसी तरह 90.00। और यहाँ पे मैं लास्ट 100 दे देता हूँ। तो एवरेज टेस्ट को देखो, आपको फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि आपने डेसिमल नंबर्स के अंदर काम करना था, तो डेटा टाइप फ्लोट रखी है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली था। आप में कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ डिस्क्रिप्शंस के फाइल के अंदर भी प्रोग्राम्स क्या कहते हैं क्वेश्चन लिख दूंगा, आप प्रैक्टिस करें। और अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं साथ ही उनका जो सोल्यूशन है वो भी कर दूंगा, ताकि आप उसको भी देख सकें। तो अच्छा, अभी भी ये चीज़ है कि अगर आप उनको ना सॉल्व करें कर पाएँ और सोल्यूशन को देखना पड़े, तो आपने देखना पड़े, तो घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको स्टार्टिंग में हर चीज़ आने लग जाए। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बेसिक फंडामेंटल्स की एनफ, तो आप खुद ब खुद इन चीज़ों को करने लग जाएंगे। तो मेन चीज़ आपकी वही है कि आप कितने ऑनेस्ट तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि नहीं कर रहे। समझ रहे, अगर तो समझ रहे हैं तो ये अभी तक तो आप इजी होके चल रहे होंगे साथ साथ। और अगर नहीं कोई चीज़ समझ आ रही तो मैं आपको कहूँगा आप वापस आएँ और इस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ कर आएँ, फिर आपको ये समझने में परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए यही था। नेक्स्ट टाइम में फिर और क्या कहते हैं आगे हम चलेंगे, टॉपिक्स को ज़रा थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम पकड़ने लगेंगे अब।